जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज की जो क्लास में हम बात करेंगे बच्चों वो यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, कौन-कौन सी न चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन्स यहाँ से बनते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ लोड नहीं लेना है, आपको रिलैक्स होके अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। जो भी चीज़ें समझ में आती हैं उनको लिखना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं और मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जिसको भी कोई समस्या होती है, वो आप यहाँ से मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम एक चलाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हम डे बाय डे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के हमारे थॉट्स के हिसाब से हम चलते हैं, आज का जो थॉट हमारा क्या कहता है, उसके बाद हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या कहते हैं? सिर्फ़ पढ़ाई ही आपको सफलता नहीं बना सकती। सफल नहीं बना सकती, पढ़ाई ही सिर्फ़ आपको सफल नहीं बना सकती, लगन, मेहनत और सही दिशा में चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। इस बात का मतलब समझ में आया? आप क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं कि पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। अब उनका मोटिव ये नहीं है कि हमें एम्स करना है क्रैक, एम्स के हिसाब से पढ़ें या हमें सीएचओ लेवल का एग्ज़ाम देना है या सीएचओ के हिसाब से पढ़ें, लेकिन वो पढ़ते जा रहे हैं। उनका कोई मोटिव नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सीएचओ लगा तो सीएचओ लग गया, एएनएम लगी तो एएनएम लग गई या फिर डीएसएस भी लग गया, डीएसएस भी लग गया या फिर नॉट सेट में हो गया तो नॉट सेट में हो गया। ऐसा नहीं करना है, अपना गोल फिक्स करो कि हमें तो एम्स के अंदर जाना है, हमें सीएचओ-वीएचओ नहीं बनना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्स के अंदर जाना है। अगर आपका ऐसा ड्रीम रहेगा या फिर हमें सीएचओ के अंदर जाना है, हमें एम्स के प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो आपको अपना एक गोल फिक्स करना है। गोल फिक्स करने के बाद आपको उसी मेहनत से, उसी पैटर्न पे, उसी बेस पे आपको तैयारी करनी है। उसी बेसिस के क्वेश्चन्स आपको करने हैं। आपको लेंथी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे मैं आपको सीएचओ की बात करूँ, तो सीएचओ वाले जो स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ़ सीएचओ की तैयारी करें। वो आप ऐसे नहीं है कि आपने नॉट सेट का फॉर्म आया तो नॉट सेट का भर दिया। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉट सेट जो क्वेश्चन्स पूछता है, वो एनक्लेक्स बेस पूछता है। सारी जो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी टफ़ हो जाती हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। मेन क्या होती है? लगातार लगन, एक लगन आदमी के अंदर होनी चाहिए, मेहनत करने की होनी चाहिए। सही दिशा कौन दिखाता है? एक अच्छा टीचर। काफ़ी कोचिंग सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ बच्चों को क्या कहते हैं कि एक ही कोर्स को परचेज़ करने के लिए ये सीएचओ के लिए भी है। यही हमारा हम कह सकते हैं डीएसएसबी के लिए लगा दिया उन्होंने, वही कोर्स नॉट-सेट वालों को दे दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी चीज़ में भटकना नहीं है। आजकल यूट्यूब पे इतनी भरमार है हमारे नोट्स की हम कह सकते हैं तो आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हो, हमारे चैनल से भी आप नोट्स बना सकते हो। जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उनको रिविज़न करे। सही तरीका यही होता है, ठीक है? तो आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं, वो यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? देखो, सिंपल-सिंपल सी बातें यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा कोई टफ़ वाली बातें नहीं है। आपको सिर्फ़ समझना है और पढ़ना है, ठीक है? हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे यूरिनरी सिस्टम। देखो यूरिनरी सिस्टम एक बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि ईज़ी टॉपिक है और यहाँ से जो कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस-किस चीज़ में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, कौन-कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, उन सब के बारे में बात करूँगा। यूरिनरी सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहली बात, ये आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर? क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है प्यारे बच्चों? ये जो हमारा डायग्राम है वो यूरिनरी सिस्टम का है, कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कितने जो है पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये बच्चों ये है किडनी, जो आपको ये बीन शेप की दिख रही है। कैसी होती है? बीन शेप की होती है मेरे प्यारे बच्चों। जो आपको बीन शेप की ये दिख रही है, एक बीज के हिसाब से दिख रही है, एक हम कह सकते हैं कि जो राजमा होता है वैसे टाइप की आपको दिख रही है, ठीक है? दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो इसको बोलते हैं किडनी और किडनी से एक ट्यूब जैसी क्या दिख रही है? स्ट्रक्चर आपको निकलती हुई दिख रही है दोनों किडनियों से। दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो उसे उसे कहते हैं यूरेटर। एक
पतली मस्कुलर नली होती है उसको कहते हैं यूरेटर, जो क्या करती है, यहाँ से यूरिन बनता है और यूरिन किनके अंदर आता है प्यारे बच्चों, यूरिन बना किडनी से यूरिन बनने के बाद कहाँ आता है, उस ट्यूब के अंदर आता है, उस नली के अंदर आता है। और नली सिर्फ क्या काम करती है, उसको हमारे ब्लैडर के अंदर छोड़ने का काम करती है। क्या करती है, उस ब्लैडर के अंदर छोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं ब्लैडर रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। यूरिन को रिजर्व करने वाला, यूरिन को स्टोर करने वाला कौन सा पार्ट होता है प्यारे बच्चों, तो ब्लैडर होता है। उसके ठीक नीचे क्या देखने को मिलती है आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। कौन सी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, कि सर प्रोस्टेट देखने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ किनके अंदर देखने को मिलती है बच्चों, की मेल के अंदर देखने को मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगी आपको, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो ये आपको दिख रहा है ये होता है यूरिथ्रा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये होता है सर यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा की कितनी क्वांटिटी कितनी होती है, कि सर एक होती है। ब्लैडर कितना होता है, कि सर एक होता है। किडनी कितनी होती है, कि सर दो होती हैं। यूरेटर कितने होते हैं, कि सर दो होते हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसे आपको कॉमन सेंस लगा के चीजों को आगे बढ़ना है, चीजों को सही तरीके से पढ़ना है, सही वे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सर किडनी के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, है ना। और हमने क्या देखना है सर, किडनी कितनी होती है सर, कि सर दो देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात होती है कि हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में बात करेंगे। दूसरी हम यूरेटर के बारे में बात करेंगे। तीसरी हम ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। चौथी हम यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे किडनी। आगे बात समझ में, डायग्राम के बारे में किस किसी को समझ में नहीं आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। सबसे पहली चीज हम किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, किडनी के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि सर किडनी क्या होती है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि सर किडनी वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, कि सर वर्ल्ड में किडनी डे कब मनाया जाता है, बताएंगे फटाफट से। देखो, वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे किसी को आता है तो। अगर नहीं आता है तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि सर 11 ऑफ मार्च को किडनी डे मनाया जाता है। ये बात आपको नहीं भूलनी है प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि सर 11 ऑफ मार्च को हमारा वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके शेप की बात करूं कि सर शेप कौन सी होती है, कि सर इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है सीएचओ के एग्जाम में। कैसी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर बीन शेप की होती है। कैसी होती है, कि सर बीन शेप की होती है। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। कि सर नंबर में कितनी होती है, कि सर नंबर में दो होती हैं। दो, टू इन नंबर होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सर वन पेयर होती है। क्या होती है, कि सर वन पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, एक जोड़े का। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े में कितनी होती है बच्चों, सर दो होती हैं। आगे बात समझ में, चलिए। कि सर हमने शेप की बात करी, इसकी हमने नंबर की बात करी। अब सर इसकी हम बात करते हैं कि सर इसकी हम बात करते हैं लोकेशन की, कि सर इसकी लोकेशन क्या होती है। कभी भी आपको ये नहीं करना है, कभी भी आपको किडनी को बाहर निकालना है तो ये नहीं कि आप पेट से अंदर से घुस जाओगे। किडनी हमेशा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में, तो लिखेंगे यहाँ पे कि एट पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, एट पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। आगे बात समझ में, कि लोकेशन जो होती है किडनी की कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होती है, एट पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में, चलिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको लेवल भी पूछ सकते हैं कि कौन से हमारे लेवल पे देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना है कि सर कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे देखने को मिलती है, तो बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा लेवल। क्या मेरी बात समझ में आई, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर कौन से लेवल पे देखने को मिलती है, तो आपको बता देना है कि सर T12 टू L3 वर्टिब्रा लेवल पे देखने को मिलती है।
आगे बात समझ में कि सर अब इसके वेट के बारे में बताएँगे कि सर इसका वेट क्या होता है? कि सर वेट जो होता है वो मेल और फीमेल के अंदर अलग-अलग होता है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर कितना होता है और फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के अंदर कितना होता है। देखो मेल के अंदर मैं आपसे बात करूँ तो लगभग 150 ग्राम की किडनी होती है। ईच किडनी ध्यान रखना इस चीज़ का, एक किडनी के अंदर कितना वज़न होता है कि सर 150 ग्राम का होता है। 2 किडनी के अंदर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हमारा कितना हो जाएगा 300 ग्राम हो जाएगा। आगे बात समझें। कि सर फीमेल के अंदर कितना ग्राम के वजन होता है कि सर 135 ग्राम की होती है कि सर 135 ग्राम की किडनी देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। कि सर अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर इसकी साइज की अकॉर्डिंग की बात कर लें कि साइज क्या होगी, तो साइज का तो सिंपल सा फंडा है कि 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर देखने को मिल जाती है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैंने आपको क्या बताया कि सर 11 इंटू 6 इंटू 3 आपको दिखाई देती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको जनरल कंडीशंस के अंदर जनरल जनरल बातें आपको बताई हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि सर जो किडनी होती है, सबसे पहले हमने किडनी की बात करी है। किडनी का जो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, वो 11 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। शेप की बात करूँ तो बीन शेप की होती है। नंबर की बात करें तो 2 नंबर होती है, 1 पेयर होती है। लोकेशन की बात करूँ तो पोस्टीरियरली प्रेज़ेंट होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेज़ेंट होती है। T12 टू L3 वर्टिब्रास पे प्रेजेंट होती है। वेट की हमने बात करी, हमने किसकी बात करी कि सर मेल के अंदर 150 ग्राम का वजन होता है और फीमेल के अंदर 135 ग्राम की होती है। साइज की हमने बात कर ली कि सर 11 इंटू 6 इंटू 3 होता है। आगे बस में बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर जो लेफ्ट किडनी होती है और राइट किडनी होती है उनके अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं कि सर कैसे-कैसे ऑर्गन्स कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि सर राइट साइड किडनी, राइट साइड किडनी ऑर्गन्स और लेफ्ट साइड किडनी ऑर्गन्स कि सर लेफ्ट साइड कौन से देखने को मिलते हैं, राइट साइड कौन से देखने को मिलते हैं, सबसे पहली बात। अब मैं आपसे बात करूँ कि सर अगर राइट किडनी होगी तो राइट किडनी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी? सबसे पहली बात, सबसे पहला देखने को मिलेगा कि सर कॉलन्स देखने को मिलेंगे, जो हमारे कॉलन होते हैं। कौन से कॉलन देखने को मिलते हैं कि सर कॉलन्स होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन होता है, असेंडिंग कॉलन होता है, उसके बारे में बात यहाँ पे करी जा रही है। कि सर दूसरी बात कि सर यहाँ पे जेजुनम देखने को मिलता है। कि तीसरी बात कि सर एस सुप्रारीनल ग्लैंड देखने को मिलती है। ठीक है। नंबर चौथी बात यहाँ पे लिवर देखने को मिलता है। नंबर पांचवी बात यहाँ पे डियोडिनम देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया कि सर राइट साइड किडनी के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं, तो सर कॉलन्स होते हैं, हमारे जेजुनम वाला पार्ट होता है, हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड वाला पार्ट होता है, हमारा लिवर वाला पार्ट होता है और डियोडिनम वाला पार्ट होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर लेफ्ट साइड किडनी के अंदर कौन-कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन-कौन से मिलते हैं, तो मैं आपसे बात करूँ कि सर कॉलन प्रेज़ेंट होता है, कि सर जेजुनम प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? कि सर एसआरजी, एसआरजी का मतलब होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सर ये प्रेज़ेंट होती है कि सर हमारा स्टमक भी इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। लेफ्ट साइड ही तो होता है हमारा स्टमक जो होता है वो लेफ्ट साइड प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? और हमारा पैंक्रियाज़ और स्प्लीन भी देखने को मिलता है। पैंक्रियाज़ एंड स्प्लीन भी आपको देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको यहाँ पे ऑर्गन्स के बारे में बताया है कि लेफ्ट साइड किडनी के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं और राइट साइड किडनी के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक नोट करके आप लिखेंगे कि राइट साइडेड किडनी इज़ स्लाइटली लोअर स्लाइटली लोअर दैन
लेफ्ट साइड ऑफ किडनी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताना है, देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर ये जो किडनी होगी ये आपको थोड़ी-सी बड़ी हुई देखने को मिलेगी, राइट साइड ऑफ किडनी क्या होगी, थोड़ी-सी लोअर देखने को मिलेगी। अब लोअर देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि इसका कारण होता है कि सर इसके ऊपर लिवर प्रेज़ेंट होता है, कि लिवर के कारण, लिवर को जगह देने के कारण, लिवर को स्पेस देने के कारण ये थोड़ी-सी नीचे बनाई गई है। आगे बात समझ में? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर इसके अंदर राइट साइड किडनी के अंदर क्या पाया जा रहा है? सर लीवर पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सर क्यों देखने को मिलती है कि सर राइट साइडेड किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट साइड किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, कि लीवर की प्रेजेंट होने के कारण वो क्या देखने को मिलती है, स्लाइटली लोअर देखने को मिलती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बड़े बच्चों? समझ में आ गई है मेरी बात? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है कि सर लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर देखने को मिलती है राइट साइड की तुलना में। अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ डायग्राम की बात करूँ कि सर यहाँ पे डायग्राम जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारी लेफ्ट साइड किडनी है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट साइड जो किडनी है वो उसका लेवल आप देख रहे हो थोड़ा-सी लोअर देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन देखने को मिलता है। यहाँ पे सॉरी लीवर आपको देखने को मिलता है, इसी कारण से क्या होता है ये लोअर देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? चलिए, यहाँ तक की कहानी हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड के बारे में हुई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि सर नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, उसको कहा जाता है कि सर इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी क्या कहेंगे? कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? कि सर नेफ्राइटिस को कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने टाइप का होता है नेफ्राइटिस, कि सर एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। सिंपल सिंपल बात है। इसको जब हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसको बारे में बताऊंगा, ठीक है? कि सर यहाँ पे अगर ट्यूमर होता है, अगर यहाँ पे किडनी के अंदर ट्यूमर होता है तो दो तरह का होता है, या तो बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा, या तो बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो उसको कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा कहेंगे किनके अंदर? अडल्ट के अंदर। ठीक है, अगर आपको चाइल्ड के अंदर कहना है तो आप कहोगे ब्लिम्स ट्यूमर। क्या कहेंगे हम? कि सर बिलिम्स ट्यूमर कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको सिंपल भाषा में चीज़ें बताई हैं कि सर अगर किसी के ट्यूमर की कंडीशन होती है, किसी को कार्सिनोमा होता है, किसी को अगर कैंसर की कंडीशन किडनी के अंदर देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर चाइल्ड की बात करूँ तो बिल्स ट्यूमर उसको कहा जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। एक कंडीशन, एक टर्मिनोलॉजी और होती है नेफ्रोक्टोमी। नेफ्रोटोमी। कि सर नेफ्रोटॉमी क्या होती है? कि सर नेफ्रोटॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ किडनी। किडनी को निकाल देना ही क्या कहलाता है? नेफ्रोटॉमी कहलाती है। किडनी को निकाल देना क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाल लालियों? क्या कहलाता है? कि सर नेफ्रोटॉमी कहलाती है। सिंपल सिंपल भाषा में हमने बात करी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करी है, क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बनते हैं प्यारे बच्चों। एनाटॉमी से क्वेश्चन बनेंगे वो तो यहीं से बनेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ, कुछ यहाँ पे हम बात करें कि कवरिंग ऑफ किडनी। किडनी की कवरिंग्स की यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल भाषा में बात करेंगे, 4 लेयर्स होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात, पहले मैं आपको बना देता हूँ फिर देख लेना।
ठीक है? मैंने यहाँ पे बात करनी है सबसे पहली बात कि सबसे पहली जो अंदर वाली लेयर होती है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं ट्रू कैप्सूल। उसको कहते हैं ट्रू कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल। आई बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर जो सेकंड लेयर आपको दिख रही है, जो मैंने आपको रेड रेड से क्या की है इसको, इसके ऊपर जो एक मसल की लेयर होती है, इसकी जो ऊपर जो मसल्स की लेयर होती है, उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फैट की लेयर होती है प्यारे बच्चों। किसकी लेयर होती है ये? फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। तो रेड वाली जो है हमारी नंबर दूसरी लेयर है, इसको हमने कहा नेफ्रो या पेरीनेफ्रेटिक, इसको हमने कहा पेरीनेफ्रेटिक, पेरीनेफ्रिक फैट, और क्या कह सकते हैं, ये फैट लेयर होती है। आई बात समझ में? चलिए, नंबर तीसरी बात मैं आपसे करूं कि सर ये जो आपको ब्लू कलर की देखने को मिलती है, ये होती है फॉल्स कैप्सूल, या हम कह सकते हैं रीनल फेशिया। इसको कहते हैं रीनल फेशिया या फॉल्स कैप्सूल। नंबर चौथी जो लेयर होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, उसको कहते हैं पैरानेफ्रिक फैट, या फिर हम कह सकते हैं फैट लेयर होती है ये भी। तो सिंपल सिंपल भाषा में हमने 4 लेयर के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहली बात, जो अंदर की आपको देखने को मिलती है उसको कहते हैं ट्रू कैप्सूल। जो कैप्सूल बना हुआ है उस कैप्सूल को हम कहते हैं ट्रू कैप्सूल, मतलब जो पास में है वो सच्चा होता है, दूर और जो दूर होता है उसको कहते हैं फॉल्स कैप्सूल। आगे बात समझ में? तो हमने कहा कि जो पास वाली लेयर है उसको हमने क्या कहा? ट्रू लेयर कहा, ट्रू कैप्सूल कहा, या फिर हम कह सकते हैं फॉल्स कैप्सूल कहा। आगे बात समझ में? ट्रू लेयर भी इसको कह सकते हैं। दूसरी जो होती है फैट की लेयर होती है, उसको कहते हैं पेरीनेफ्रिटिक, पेरीनेफ्रिक फैट। पेरी मतलब चारों तरफ, नेफ्रिक मतलब किडनी के चारों तरफ। किडनी के चारों तरफ जो एक फैट की लेयर होती है उसको कहते हैं पेरीनेफ्रिक फैट। नंबर तीसरी हमने बात करी कि सर फॉल्स कैप्सूल होता है, उसको कहते हैं फॉल्स कैप्सूल या फॉल्स लेयर हम कह सकते हैं, या रीनल फेशिया हम कहते हैं। आगे बात समझ में? और चौथी लेयर जो होती है, लास्ट वाली जो होती है, वो पैरानेफ्रिक फैट होती है। पैरा मतलब होता है कि कैप्सूल के चारों तरफ, पैरा मतलब चारों तरफ, और बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं पैरानेफ्रिक फैट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है यहाँ तक की बारे बच्चों बात? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा कि अगर मैं कट सेक्शन आपको दिखाता हूँ, कट सेक्शन ऑफ किडनी, किडनी के अगर मैं कट सेक्शन की किडनी को कट करके अगर मैं उसके अंदर के पार्ट्स आपको दिखाता हूँ तो कैसे किस प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात कि सर अंदर वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं कि सर एक तो होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर वाला पार्ट। सबसे पहली बात, आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं कि सर आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और सर इनर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं मेड्यूला। क्या मेरी बात समझ में आई? कि सर इनर वाले पार्ट को हमने मेडुला कहा, और इसके बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है उसको कहते हैं रीनल साइनस। स्पेसेस इन बिटवीन, यहाँ पे जो बिटवीन आपको स्पेस देखने को मिलता है उसको कहते हैं रीनल साइनस। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे कट सेक्शन के बारे में दिखाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सिंपल सिंपल सी भाषा में हमें समझना है, सिंपल सिंपल बातों के अंदर समझना है। ज्यादा इसके अंदर कोई टिपिकल वाली बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से समझना है, ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया प्यारे बच्चों कि सर जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं मेडुला, और जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, ये कैप्सूल वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या कहेंगे कि सर बाहर वाले पार्ट को हमने कहा कॉर्टेक्स कहा, अंदर वाले पार्ट को हमने क्या कहा? मेडुला कहा। अब जो यहाँ पे आपको जो जगह दिख रही है इसको कहते हैं रीनल साइनस। मैंने आपको बताया कि जो भी स्पेस होता है इन दोनों के बीच में उसको क्या कहते हैं? रीनल साइनस के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ से ये ट्यूब निकलती है, ये क्या होता है बच्चों? यूरेटर होता है। और इस वाले पार्ट को जहां से ये कनेक्ट होता है उसको कहते हैं हाइलम। उसको कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, उसको कहते हैं हाइलम। जहां से यूरेटर हमारा कनेक्ट होता है उसको कहते हैं हाइलम। आगे बार बार की बात समझ में?
चलिए, अब जो आपको ये पिरामिड से देखने को मिल रहे हैं, इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। इन जो आपको पिरामिड देखने को मिलते हैं, इनको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं, इनके बीच में कुछ जगह होती है। इनके बीच में कुछ जगह होती है। देखो यहाँ पे जो स्पेस देखने को मिलता है आपको, इसको कहते हैं माइनर कैलिसिस। और जो मेजर वाले कैलिसिस हैं, ये जो मेजर वाले कैलिसिस हैं, इसको कहते हैं मेजर वाले कैलिसिस। आगे बात सुन में, क्या मेरी बात समझ में आई? 2 तरह के कैलिसिस होते हैं, मेजर होता है, माइनर होता है। जो छोटा होता है वो माइनर होता है और जो पिरामिड्स के बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं माइनर कैलिसिस। आगे बात समझ में? कोई टिपिकल वाली बात यहाँ पे? किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको? और अंदर वाले जो पेपिलास को हम कहते हैं, जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है पिरामिड के अंदर जो पोर्शन होता है, रीनल पेपिला ऑफ द पिरामिड। रीनल पेपिला ऑफ द पिरामिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मैंने कुछ यहाँ पे गलत बात करी है आपसे? क्या मैंने कुछ आपको गलत बताया है? बताएँगे फटाफट से। मैंने आपको ये बताया कि अंदर वाला पार्ट कौन-सा होता है, मेडुला होता है, बाहर वाला पार्ट कौन-सा होता है, कि सर कैप्सूल या फाइब्रस वाला पार्ट होता है या फिर हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? और जो यहाँ पे पिरामिड से बने हुए हैं, इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। इनके बीच में जो जगह होती है, उसको कहते हैं माइनर कैलिसिस। ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए, यही बात को हम आगे लिखते हैं। आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, मैंने आपको ये तीनों चीज़ों को सिद्ध करके बताया। जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँगा आपसे नेफ्रॉन्स के बारे में। सर नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स? चलिए, नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेफ्रॉन्स आर nephrons are functional, दिख रहा है सभी को? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर आपने किसी भी इजी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप बहुत बच्चों से पीछे चले जाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी बेसिक को नहीं भूलना चाहिए। इजी क्वेश्चंस को बार-बार रिपीटिशन में आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन रिपीट में नहीं आएँगे तो उनको भूल जाओगे आप और भूल जाओगे तो आपको बहुत बच्चों से पीछा हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली बात हमने करी कि सर यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन-सी होती है? तो आपने बताया कि सर नेफ्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। कि सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कौन सी? हमारी हमारे किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी हैज 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी हमेशा क्या रखती है? 1 से 3 मिलियन नेफ्रॉन्स अपने पास रखती है। एक किडनी जो है वो अपने पास 1 से 3 मिलियन क्या रखती है? नेफ्रॉन रखती है। आगे बात समझ में? आपको बता देना है अगर आप क्वेश्चन पूछे तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं सर? ईच किडनी हैज़ द 1 to 3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। आगे मेरी बात समझ में? अब मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है, सिंपल तरीके से देखना है। देखेंगे। सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, नेफ्रॉन का डायग्राम है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे लाल-लालियों बॉमन कैप्सूल। यहाँ से क्या होता है प्यारे बच्चों कि एफरेंट एट्रियोल तो आता है। एफरेंट का मतलब होता है आने वाला, इफरेंट का मतलब एग्जिट। इफरेंट का मतलब होता है एग्जिट। जो जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ पे क्या होता है? गुच्छा बनता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि सर बिल्कुल आ रही है। जब ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या करता है कि सर इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर यूरिन का हमारा जो ब्लड होता है वो छनता है। अब वो छनता है, वो कितना छनता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपने ये देखना है कि सर इधर से ब्लड आया,
इधर से हमारा जो ब्लड है कि सर इधर से जो ब्लड है हमारा वो आएगा और आने के बाद क्या करेगा, इधर से ब्लड आया सपोज मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सिंपल सी बातें, सिंपल डायग्राम के अंदर बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। देखिए हमारा एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और एक होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये कौन सा है? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, ए फॉर आना। आपको सिंपल भाषा में समझना है, इधर से ब्लड आएगा और इधर से निकल जाएगा, इफरेंट। आई बात समझ में? और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको कहते हैं वोमन कैप्सूल। इसको कहते हैं वोमन कैप्सूल। आई बात समझ में? सिंपल सी बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सपोज दैट अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों की, ब्लड आ रहा है और ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे छनेगा। और जब यहाँ पे छनता है उस ब्लड को कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? वो ब्लड आपका वोमन कैप्सूल के अंदर आता है। और वोमन कैप्सूल्स के अंदर आता है, जो जो हमारे बेस प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं वोमन कैप्सूल के अंदर। और जो हमारा सही ब्लड होता है वो निकल जाता है इफरेंट एट्रियोल के अंदर। समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड आया इफरेंट से, वो छनेगा, छनने के बाद जो खराब चीजें होंगी वो निकल जाएंगी वोमन कैप्सूल के अंदर, और जो अच्छी चीजें होंगी वो क्या करेंगी, हमारे इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू हमारे सर्कुलेशन वापस चली जाएंगे। अब जो हमारा बेस प्रोडक्ट आएगा, जो बेस प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे लाल लालियों, वो क्या करेगा, हमारे हमारे अंदर आएगा, हमारे हमारे पीसीटी के अंदर जाएगा। पीसीटी के अंदर क्या होगा, पीसीटी के अंदर गया, पीसीटी के अंदर जाने के बाद हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर जाएगा, और लूप ऑफ हेनले से क्या जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग जो हमारे क्या होते हैं, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, लूप ऑफ हेनले होते हैं, उनके अंदर जाएगा। और उनके अंदर जाने के बाद क्या करेगा, हमारे कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा बॉमन कैप्सूल होता है, ये हमारा पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स होती है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। और ये हमारी डीसीटी होती है। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल का मतलब ट्यूब, एक नली। आगे बात समझ में? और ये हमारी सीटी होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया कि हमारा इसके अंदर ब्लड आया, ब्लड आने के बाद हमारा बेस प्रोडक्ट छनेगा, और जो बेस प्रोडक्ट मैं आपको बना रहा हूँ वो मैं इस दूसरे वाले पेन से बना रहा हूँ, ग्रीन वाले पेन से, कि सपोज दैट हमारा ये बेस प्रोडक्ट है। अब भैया बेस प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे इस फॉर्मेशन के अंदर आएगा और इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का कलेक्शन। सीटी क्या करती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, ये हमारी यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। ये सिंपल सी प्रोसेस आपको समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? आगे साथ सुन चलिए। अब क्या होता है कि जो ये तो है नहीं कि जब हमारा यहाँ से जो ब्लड है वो छनेगा, हाँ फिल्टर्ड होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि सारी सारी गंदगी आएगी। इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी, हमारा वाटर भी आएगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि यहाँ से हमारी जो पीसीटी होती है वो कुछ अच्छी चीजों का वहां से छाँट लेती है। समझ में आई बात? कि वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ों का एब्ज़ॉर्प्शन वापस से कर लेती है, और फिर क्या करती है, हमारे आगे प्रोसीड कर देती है। ठीक है? फिर यहाँ से डीसीटी के द्वारा भी कुछ एब्ज़ॉर्प्शंस किए जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा किन-किन चीज़ों का एब्ज़ॉर्प्शन वहाँ से किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, यूरिन का फ़ॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब कि यूरिन बाहर निकल के आ जाता है। आगे बात समझ में? सिंपल सी प्रोसेस है, आपको नहीं समझना है, आपको बिल्कुल भी कंसंट्रेशन आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। सिंपल भाषा में आपको समझाया है, ब्लड आएगा, एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आता है और इफरेंट से निकल जाता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, ये बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे लाल लालियों? मैंने आपको बताया, सिंपल भाषा के अंदर बता दिया है। आगे देखिए कि इनके अंदर क्या होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती हैं।
इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, जीजी सेल्स भी पाई जाती हैं किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जीजी सेल्स का क्या रोल होता है देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आया हुआ है कि जक्स्टा जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस इसको कहते हैं जेजीए। अब इसके अंदर क्या होता है देखें। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होता है कि सर इसके अंदर एक तो चीज होती है जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं। अपरेटस के अंदर क्या मिलता है कि सर जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स मिलती हैं। बहुत बढ़िया। एक होता है मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर तीसरी होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। कौन सी होती है कि भैया एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सिंपल सी बातें मैं आपसे समझाता हूँ। एक होती है हमारी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक तो जीजी सेल्स होती हैं, दूसरी होती हैं हमारी मेडुला मैक्युला डेंसा सेल्स होती हैं, तीसरी होती हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। आगे बात समझ में। अब भैया जो जीजी सेल्स होती हैं सबसे मेन रोल जो होता है किसका होता है, जीजी सेल्स का होता है। जीजी सेल्स क्या करती हैं कि सर रेनिन का सीक्रेशन करती हैं, और रेनिन क्या काम करता है रेनिन कब सीक्रेट होता है, ये बीपी को बढ़ाने के लिए काम आता है। क्या करता है रेनिन, जब भी रिलीज होगा तो रास सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। रास सिस्टम जो होता है वो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से ले। क्या मेरी बात आपको पहुंच गई है, समझ में आ गई है, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। यहाँ तक की बात आपको सब कुछ समझ में आ गई। मैंने आपको सिंपल सिंपल भाषा के अंदर बताया है, नेफ्रॉन्स के बारे में बताया है, नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में आपको बताया, मैंने आपको किडनी के बारे में बात करी, मैंने आपसे क्या बात करी, वहाँ पे कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है उसके बारे में आपसे बात करी। आगे बात समझ में। जक्स्टा जो ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है, ग्लोमेरुलस अपरेटस के अंदर तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने एक तो आपको बताया, एक को कौन सा बताया, जीजी सेल्स होती हैं, मैकुलर डेंसा सेल होती हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। जो जीजी सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो हमारे रेनिन का सीक्रेशंस करती हैं। रेनिन जब सीक्रेट होता है तो उसके बारे में क्या करता है कि भैया बीपी को इंक्रीमेंट करने का काम करता है। उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि रेनिन सिस्टम जो होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है। आगे बात समझ में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। कल की क्लास में इसको बाकी का जो हमारा पोर्शन है, फंक्शंस ऑफ किडनी है, रास सिस्टम है, उसके बारे में हम देखेंगे। आगे बात समझ में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास सब किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।